नमस्कार मित्रों, ये दिसंबर का जो दूसरा सप्ताह है, इसमें विशेष रूप से एक ऐसे साहित्यकार भी हमारे बीच में उनका प्राकट्य हुआ, ये कहना चाहिए कि वो सामान्य, बहुत सारे मामलों में वो सामान्य नहीं थे, लेखन में भी सामान्य नहीं थे, लिखते खूब थे, इतना ज़्यादा लिखते थे कि शायद उस काल का कोई भी अन्य लेखक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो निरंतर इस तरह से लिखता हो और बेबाकी के साथ लिखता हो। आज मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ वो हैं उपेंद्रनाथ अश्क। और उपेंद्रनाथ अश्क के बारे में, उनकी बेबाकी के बारे में आप अंदाज़ा खुद ही लगा लीजिए कि उन्होंने एक स्थान पर अपने संस्मरणों को लिखते हुए एक वाक्य कहा था कि मैं उस दिन दोपहर को जालंधर में पैदा हुआ था। और अक्सर ये कहा जाता है कि दोपहर में पैदा होने वाले, ये स्वयं उनकी अपनी लेखनी से निकले शब्द हैं कि दोपहर को पैदा होने वाले अक्सर जो हैं वो शरारती होते हैं या फिर अक्खड़ माने जाते हैं। तीसरी बात उनके बारे में मोहन राकेश ने जोड़ दी थी कि तीसरी बात ये कहना भूल गए हैं कि वो शरारती भी होते हैं, अक्खड़ भी माने जाते हैं और बातूनी भी होते हैं। ये शब्द बीच में से पता नहीं कैसे अश्क जी काट गए। स्वयं बताते हैं कि मेरे पिता एक बहुत ही हठी किस्म के इंसान थे और माँ जो है वो सहनशीलता की बिल्कुल मूर्ति थी। कह सकते हैं कि वो शायद सहनशीलता की, जिसे आप कहते हैं मानवीकरण जो है उसका हो, मगर पर्सोनिफिकेशन हो, तो मैं अपनी माँ को मानूंगा कि सहनशीलता देखनी हो तो मेरी माँ में देखो, और कठोर लहजा देखना हो तो मेरे बाप में देखो। तो ये एक प्रकार से अलग लीक से हटकर चीज़ों को बयान करना, ये अश्क जी की विशेषता थी। ये बात मानकर चलिए। और ये उस काल के लेखक हैं मित्रों, जो मंटो का युग था। कृष्णचंद्र ये भी इन्हीं के समकालीन थे। राजेंद्र सिंह बेदी वो भी इनके समकालीन थे। और ये 1941 में रेडियो लाहौर के लिए भी काफ़ी नाटक इन्होंने रचे थे, लिखे थे। और जो कहानियाँ हैं इनकी, वो एक बहुत लंबी फहरिस्त है। और एक और कहानीकार इनके काल के थे समकालीन, सुदर्शन जी, अगर आपको याद हो तो। सुदर्शन जी भी लाहौर से एक पत्रिका निकालते थे कहानियों की, और पत्रिका का नाम था चंदन। तो चंदन में ज़्यादातर उपेंद्रनाथ अश्क की कहानियाँ इसलिए छपती थी कि अश्क जी निरंतर कहानियाँ लिखते थे और निरंतर उनको प्रकाशनार्थ भेजने से रह नहीं सकते थे। और साथ में ये भी आग्रह कर देते थे अश्क जी कि सुदर्शन जी, अगर आपको लगे कि आपने ज़्यादा कहानियाँ मेरी छाप ली हैं तो इसको किसी अन्य पत्रिका में भेजने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है। तो एक बेबाकी जो है ना ज़िंदगी की, वो इनके जीवन का हिस्सा रही। और मुझे इनके दर्शन करने का सौभाग्य इलाहाबाद में ही हुआ। तब अब तो नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया, लेकिन उन दिनों सिर्फ इलाहाबाद था। और इलाहाबाद में इन्होंने एक प्रकाशन अपना आरंभ कर रखा था। और वो प्रकाशन भी, लोग ये कहते थे कि ये प्रकाशन सिर्फ इसलिए चल निकला क्योंकि इसका सारा संचालन इनकी पत्नी कौशल्या जी ने संभाला हुआ था। कौशल्या अश्क, वो सारा प्रबंधन उसकी प्रकाशन की जिम्मेदारी, चयन की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारियां वो स्वयं ही पूरी करती थी। और उनकी जो संस्मरणों की पुस्तक है वो अश्क एक रंगीन व्यक्तित्व, स्वयं ही उन्होंने इसका नाम भी रख दिया था। तो ये अलग किस्म के इंसान थे। और उनकी जो रचनाएं हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, जैसे मैं कुछ अगर मैं पढ़ूं तो मुश्किल हो जाएगा। कि वैसे तो अब ये भी मानकर चलिए कि इस शख्स पर दूसरी भाषाओं में भी खूब लिखा जा चुका है। डेजी रोकवेल की भी किताब एक आई है अंग्रेज़ी में अश्क जी पर। और गीतांजलि श्री, उसके भी संबंध इसलिए आप जोड़ सकते हैं कि डेजी रॉकवेल ने गीतांजलि श्री की भी जो कृति है, जिस पर उनको बुकर पुरस्कार मिला है, उसका अनुवाद भी किया था। तो वही अनुवादक जो है वो अश्क जी को भी मिली हुई थी। इनकी कृतियों का अनुवाद उसने बाकायदा किया था। और अगर जीवन को समझना हो तो उसमें आप इनकी गिरती दीवारें, एक इनका उपन्यास है, उसमें एक चेतन नाम का एक चरित्र है
चेतन की जब भी व्याख्या उस पात्र की करते हैं तो उस वक्त ये कहा जाता है कि चेतन वस्तुतः प्रतिमूर्ति है अश्क जी की। अश्क जी ने चेतन के माध्यम से अपने व्यक्तित्व और अपनी ज़िंदगी के जो संवेदनशील जो सोपान थे उन सबको बयान किया है। और इसके अलावा जो उनके बारे में जितना भी आप लिखते जाएंगे वो ख़त्म नहीं होगा, जितना भी आप बोलते जाएंगे ये भी ख़त्म नहीं होगा। इनका एक उपन्यास है 450 पृष्ठों का, शहर में घूमता आईना, और उसके माध्यम से इन्होंने सामाजिक परिवेश के न जाने कितने ही पात्रों को प्रस्तुत कर दिया है। और अब ये भी संयोग है कि इनके बेटे नीलाभ जो हैं स्वयं एक अच्छे प्रकाशक भी हैं, अच्छे लेखक भी हैं, अच्छे कवि भी हैं। और नीलाभ प्रकाशनी उस संस्थान का भी नाम है जिसे उपेंद्र नाथ जी ने और उनकी पत्नी कौशल्या जी ने आरंभ किया था। मित्रों, कई बार इनको जब हमेशा एक आदत थी कि खबरों में चर्चा में बने रहने की, ये एक स्वभाव बन जाता है कई बार। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि जब इन्हें लगा कि बहुत देर हो गई, मैं ज़्यादा लिख भी नहीं पा रहा और मेरे पे चर्चाएं भी कम हो रही हैं, तो उन्होंने एक बार एक पनवाड़ी की दुकान भी खोल ली। पान लगाकर बाकायदा पान बेचने का धंधा शुरू कर लिया। उस पान की दुकान के संदर्भ में इनकी चर्चा जो है एक बार फिर से साहित्य जगत में होने लगी कि यश कि रोज़ कोई ना कोई नाटक कर देता है, और ये क्यों करता है इसके बारे में मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने की ज़रूरत है। बहरहाल मित्रों, एक बात ज़रूर है कि इस शख्स ने अपने समकालीन परिवेश को गहरे तक प्रभावित किया, और ये बात बहुत बड़ी होती है कि व्यक्ति अपनी माटी की गंध से इतना ज़्यादा जुड़ा रहे। और अब भी जो पुरानी पीढ़ी के 2-4 बचे हुए हस्ताक्षर हैं, जालंधर में हैं या अन्यत्र, वो सब इनको खूब याद करते हैं। वो कहता है कि इतना बेबाक और इतना साफ गो व्यक्ति हमने ज़िंदगी में नहीं देखा, जो लेखन में भी गंभीर हो और अपनी जो बेबाकी है उसके बारे में भी गंभीर हो। शुक्रिया दोस्तों।